बच्चों, हमने पिछले टर्म में डिस्कस किया था कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स कितने छोटे होते हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, एटॉमिक सिंबल्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन एटम्स का मास क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, उनके मास को नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, इस सब के बारे में आज हमारा डिस्कशन होगा। तो द एटॉमिक मास यूनिट, यानी हम लोग एटम के मास के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका मास कैसे लेंगे और कैसे नापा जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें हैं कि एटम के मास को, यानी एटॉमिक मास क्या चीज़ है और कहाँ से आई और हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यानी एटम के मास को हम नापते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। जैसे हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए वजन लेते हैं, ग्राम, किलोग्राम, एटम तो इतना छोटा है कि उसके लिए किलोग्राम या ग्राम में नापना क्या होगा, 10⁻⁻27 ऐसे करके नापा जाएगा। तो वो ग्राम या किलोग्राम में हम उसको नहीं नाप सकते, यानी एटम के मास को नापने के लिए एक बहुत ही छोटी यूनिट होनी चाहिए। वो जो बहुत छोटी यूनिट है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और वो एटॉमिक मास यूनिट है क्या? द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी जो कार्बन का एटम होता है, कार्बन का एटम जो होता है उसका ये सिंबल होता है C, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम क्या देते हैं, C12। ये जो लिखा है ना, कार्बन 12 या C12, कार्बन 12 या C12 का मतलब हुआ कि कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाले एटम की बात कर रहे हैं। एक्चुअल कार्बन के और आइसोटोप भी होते हैं कार्बन के एटम के, जिनका मास होता है 13 और 14। तो वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम। कौन से आइसोटोप की बात कर रहे हैं? कार्बन के उस आइसोटोप की बात कर रहे हैं जिसका मास जिसका जो मास नंबर है वो 12 है। और आइसोटोप क्या है इसके, और आइसोटोप होते क्या हैं, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझिए कि कार्बन का, उस कार्बन एटम का जिसका कि मास 12 है, उसको हम एज ए बेस लेते हैं एटम के मास को नापने के लिए। ठीक है, जैसे एक बोरा है, एक बोरा भर के है, अगर हमें उसको नापना होता है तो हम कैसे नापते हैं? उसके लिए छोटी यूनिट एक लेते हैं ना, 1 किलोग्राम की। हम ये देखते हैं कि उस बोरे का जो वजन है वो कितने किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम से कितने टाइम हैवी है वो बोरा, हम ऐसे नापते हैं। उसको एक छोटी यूनिट मान लेते हैं, माना हुआ है। जैसे 1 किलोग्राम का वजन कितना है, ये स्टैंडर्ड है, लंदन में एक छड़ रखी हुई है, उसके वजन को माना गया है कि 1 किलोग्राम है। और उसी के जितने वजन के जितने भी वेट हैं, जितने दुकानदार लोग यूज करते हैं, वो उसी के वजन के बराबर होते हैं। उसको नाप लेते हैं कि इतना, ये वजन मान लिया कि 1 किलोग्राम है। और उसके टाइम से उस 1 किलोग्राम से कोई भी चीज़ कितनी भारी है, कितनी हल्की है, उसको स्टैंडर्ड मान के हम नापते हैं। कि ये हम चीनी लेने मार्केट में गए तो हम कहते हैं 5 किलो चीनी दे दो, तो किससे नापते हैं? वो जो 1 किलोग्राम प्लेटिनम की छड़ रखी हुई है, प्लेटिनम इरिडियम की, उस छड़ का वजन 1 किलोग्राम मापा गया है। उससे कंपेयर करके हमने सब जगह जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है बाट की, जिस भी दुकानदार के पास जाओगे 1 किलोग्राम का जो वेट होगा उतना ही भारी होगा जितनी भारी वो छड़ होगी, क्योंकि हमने उसको स्टैंडर्ड माना हुआ है। और बाकी चीज़ें हम मार्केट से जब भी खरीदने जाते हैं तो उसी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में खरीदते हैं कि 5 किलोग्राम चाहिए तो 1 किलोग्राम से 5 टाइम्स ज़्यादा हम लेकर के आएंगे, तो वो 5 किलोग्राम हो गया। ऐसे ही एटॉमिक मास के लिए हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी है एटॉमिक मास के लिए, वो मानी है कार्बन 12 को लिया है। कार्बन 12 के भी किस आइसोटोप को लिया है? जिसका एटॉमिक नंबर हो 6 और जिसका एटॉमिक मास होता है 12, इसको लिया है मास यूनिट, यानी एटम की यूनिट को, वजन के यूनिट को नापने के लिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ ए कार्बन एटम क्या होता है? ये एक्चुअल में कार्बन एटम का ये जो एब्सोल्यूट मास जो होता है, एब्सोल्यूट मतलब किलोग्राम और ग्राम में अगर हम देखना चाहें कि कितना होता है, तो ये होता है, देखिए आप ध्यान से, कार्बन एटम का
कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम, और 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं। या जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास में होता है। तो जैसे हमने बताया था 1 दर्जन मतलब 12, और 2 मतलब 1 पेयर मतलब 2, वैसे ही 1 मोल का मतलब इतनी संख्या, एवोगैड्रो नंबर संख्या मतलब 6.022 × 10⁻23। तो जो कार्बन का एक एटम होता है उसका मास होता है 12 ग्राम। एक एटम, 1 मोल एटम का, कार्बन के 1 मोल, यानी इतने एटम्स जब हम इकट्ठे करेंगे कितने, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 × 10⁻23 एटम्स जब कार्बन के इकट्ठे करेंगे तो उनको हाथ में अगर हम लेंगे या तराजू में तोलेंगे, उनका वजन 12 ग्राम, इतना 12.011 ग्राम निकलता है। ठीक है, तो एक एटम का मास कितना हुआ, एक एटम का मास हुआ ये 12.011 ग्राम अपॉन 6.022 × 10⁻23। ठीक, 1 मोल कार्बन का वजन इतना है। 1 मोल कार्बन एटम्स का मतलब ढेरों कार्बन एटम्स जब लेंगे कितने, इतनी संख्या में लेंगे, बहुत बड़ा ढेर कार्बन एटम का, पर वो बहुत छोटा होगा। जब बहुत बड़ा ढेर होगा, यानी 12 ग्राम अगर हम कार्बन तोलेंगे तो उसमें इतने एटम्स होंगे कार्बन के। तो एक एटम का मास कितना हुआ, एक एटम का मास हुआ 12.011 अपॉन ये मोल, ये आया 1.9945 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये -23 ग्राम तो बहुत छोटा है ना। -23 का मतलब क्या हुआ, इस संख्या के नीचे 10 × 10 × 10 23 टाइम्स लिखो, 23 बार लिखो, तब आपको इस संख्या का मतलब एक कार्बन के एटम का मास मिलेगा, वजन मिलेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन एटम को हमने ऐसे निकाला यहाँ से, ये हमने एब्सोल्यूट मास इसीलिए यहाँ पे इसको अलग लिख दिया है। ये आपको याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अभी आगे मोल कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि हमने इसको कैसे लिया। ऐसे हम हर एटम, कैल्शियम के एटम का भी हम एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है ना, फर्स्ट दिन पढ़ी थी। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 मोल एटम्स का मास 40 ग्राम है, तो एक एटम का कितना होगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23। ऐसे हम हर एटम के, हर एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट का मास मतलब ग्राम में हम अगर मास निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि कार्बन का एक एब्सोल्यूट मास ग्राम में इतना है, अप्रॉक्सीमेटली 12 अपॉन 6.022 × 10⁻23 ग्राम। अब जो 1 यूनिट होती है, यानी कार्बन को हमने अभी ये ग्राम में आपको बता दिया कि एक एटम का मास इतने ग्राम होता है। हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट मापी है एटम को और मॉलिक्यूल का मास लेने के लिए, उसके लिए हमें चाहिए बहुत छोटी यूनिट। तो वो बहुत छोटी यूनिट जो हमने स्टैंडर्ड माना है, वो क्या माना है, वो माना है हमने कार्बन का 1/12 पार्ट, यानी कार्बन के एक एटम के 12 टुकड़े करते, और उसमें से जो एक टुकड़ा है, उस एक टुकड़े के मास को हमने ये माना है कि ये एटॉमिक मास की सबसे छोटी यूनिट है, और जो भी एटम होंगे इससे कंपेयर करके निकाले जाएंगे कि ये कितने टाइम्स हैवी है इस यूनिट से। उसको हमने सबसे छोटी यूनिट माना है एटम के मास को नापने के लिए। तो उस यूनिट का नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। उस एटॉमिक मास यूनिट का कितना वजन होगा ग्राम में, देखिए कितना होगा। जो 1 U है, 1 U इससे डिनोट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। पहले का उसका नाम था एटॉमिक मास यूनिट, और नए IUPAC नियम के हिसाब से उसी का नाम बदल के यूनिफाइड यूनिट कर दिया है, यानी U, यानी AMU एंड U एक ही बात है, ध्यान दीजिए। AMU अथवा U एक ही बात है। AMU को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और U कहलाता है यूनिफाइड यूनिट। इसको यूनिफाइड यूनिट कहते हैं। यानी एटॉमिक, जैसे हम बड़ा वाला वजन नापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, वैसे ही
एटम के और मॉलिक्यूल के मास को नापने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं उस यूनिट का नाम है AMU अथवा U। एक ही बात है, AMU और U। AMU पुराना नाम है और U नया नाम है, न्यू यूनिट है। दोनों का मतलब एक ही है। एक U मतलब एक AMU, ये ओल्ड है और ये वाली ओल्ड है, ये वाली न्यू है। आजकल हम जो नापते हैं वो यूनिफाइड यूनिट्स में नापते हैं, यानी U में नापते हैं। तो एक यूनिफाइड यूनिट जो होगी उसका वजन कितना होगा, जैसे हमने कहा 1 ग्राम, और किलोग्राम में कितना बराबरी होगी, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, या हम कह सकते हैं 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होंगे, या हम कहें 1 ग्राम बटे 1000, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी किलोग्राम और ग्राम में ये रिलेशन हुआ। वैसे ही हम अगर ये जानना चाहें कि एक यूनिफाइड यूनिट में और ग्राम में और किलोग्राम में क्या रिलेशन है, वो जानने के लिए देखिए, एक यूनिफाइड यूनिट इक्वल टू 1.9945 इंटू 10⁻⁻23, यानी ये कार्बन का जो एब्सोल्यूट वजन आपने निकाला, वो कार्बन का एक एटम का वजन इतना ही तो निकला, 1.9945 इंटू 10⁻⁻23, ये कार्बन का एक एटम का वजन निकला। ठीक है ना, तो एक एटम को 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो गया 1.9945 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12। तो इसका ये मास आया कितना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में इतना, और किलोग्राम में क्या करेंगे, अपॉन 1000 का भाग और देंगे, जब 1000 को डिवाइड और देंगे तो भी आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 1 यूनिफाइड यूनिट जो है उसको ग्राम में कितनी होती है, 1 यूनिफाइड यूनिट का ग्राम में वजन इतना होता है, और किलोग्राम में इतना होता है। और एटम के मास को हम काय में नापते हैं, एटम के मास को हम U में नापते हैं। ये U क्या है, U क्या है, कार्बन के एक एटम के 12 टुकड़े करें और 12 टुकड़े में से एक टुकड़े का जो वजन किलोग्राम या ग्राम में होगा वो कहलाता है 1 यूनिफाइड यूनिट, यानी कि U। ठीक है, उस एक टुकड़े का वजन कितना होगा, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन का वजन कितना होगा, इतने ग्राम डिवाइडेड बाई 12। तो ये इतना आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, तो अब आती है बात रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास ये होता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास 1/12 पार्ट से कितने टाइम ज्यादा है, कितने टाइम हैवियर है कोई एटम इन रिलेशन टू द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जो हम आपको बोलते हैं ना कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखने चाहिए, पीरियोडिक टेबल के आपको याद होने चाहिए, वो एटॉमिक मास जो पीरियोडिक टेबल में दिया गया है एटॉमिक मास, वो यही वाला एटॉमिक मास दिया गया है। कौन सा वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अभी हमें यही समझना है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। ये बेटा बहुत छोटी छोटी चीज है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट और U और AMU बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको केमिस्ट्री का बेसिक है ये चीजें, केमिस्ट्री आपको कठिन लगेगी। तो बच्चों अब बात आती है रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवियर है, कितने गुना भारी है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी द रिलेटिव एटॉमिक मास of an element is expressed as the number of times an atom of that element is heavier than 1/12 part of an atom of carbon 12। यानी कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हैवी है उस एलिमेंट के एक एटम का मास।
दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन हर बार हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास ना कह के सिंपली एटॉमिक मास कह देते हैं, ठीक है, सिंपली बोल देते हैं एटॉमिक मास। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, सिंपली कह देते हैं एटॉमिक मास। एक्चुअली क्या है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन हम हर बार उसके साथ रिलेटिव शब्द नहीं लगाते हैं, सिंपली कह देते हैं एटॉमिक मास। ठीक, ये क्या है, रिलेशन है, कितने गुना 1/12 पार्ट से किसी भी एलिमेंट का एक एटम भारी है उतना टाइम, वो टाइम्स क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिए एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1। रिलेटिव एटॉमिक मास 1 का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का एक एटम है वो कार्बन के 1/12, कौन से कार्बन के, ये 6C12 के अगर 12 टुकड़े करें तो एक टुकड़े से 1 टाइम मतलब भारी है, यानी उसी के बराबर है, एक टुकड़े के ही बराबर है, तो इसीलिए उसका एटॉमिक मास क्या आया, 1 आया। 1 का मतलब 1/12 पार्ट के बराबर उसका भी वजन है हाइड्रोजन के एक एटम का। हम कहें कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, वो तो आप समझ रहे होंगे क्यों है 12, क्योंकि कार्बन के एक एटम के ही तो 12 टुकड़े किए थे आपने, तो एक टुकड़ा का 12 टाइम्स ज्यादा होगा ना कार्बन के एक एटम का मास। ठीक है, या हम सीधी सी बात कि 1/12 पार्ट से 12 टाइम्स हैवी है। अगर हमने कहा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास कार्बन के 1/12 पार्ट के एक टुकड़े से 14 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। ठीक है, 14U, क्योंकि एक टुकड़े के वजन को आपने क्या माना है, 1U, समझ गए ना, जो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन है उसके एक टुकड़े को मास को आपने माना है 1U, और 1U अगर ग्राम में देखा जाए तो ग्राम में 1U कितना है, ग्राम में 1U इतना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हम हर बार ये ग्राम और ये किलोग्राम नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने एक टुकड़े को, इस पूरे वजन को क्या मान लिया, एक नाम दे दिया 1U। 1U मतलब एक यूनिफाइड यूनिट, यानी कार्बन का एक 1/12 पार्ट एक यूनिफाइड यूनिट के बराबर है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक बार समझ लिया कि 1U का मास इतना है, इतनी, अगर ग्राम में देखेंगे तो इतना है, किलोग्राम में देखेंगे तो इतना है, पर हर बार हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का इतने किलोग्राम, कार्बन का इतने किलोग्राम, नाइट्रोजन का इतने किलोग्राम, तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने क्या मान लिया कि इतने किलोग्राम को हमने एक यूनिट नाप लिया, यानी 1U कहेंगे हम। अब इस 1U से कोई भी एलिमेंट का एक एटम कितने टाइम्स हैवी है, कितने टाइम्स भारी है, वो कहलाएगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम कार्बन एलिमेंट के 1/1, कार्बन एलिमेंट के ये वाले कार्बन 6C12 के 1/12 टुकड़े से 16 टाइम्स भारी है, 16 गुना भारी है, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या माना जाता है, 16 माना। एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन हर बार हम रिलेटिव शब्द नहीं लगाते हैं, सिर्फ एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, या सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम का एक एटम कार्बन के 1/12 टुकड़े से, यानी 1/12वें टुकड़े से 23 टाइम्स हैवी। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास 24 है। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किससे कंपेयर, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी से तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, कार्बन के 1/12 पार्ट से। तो कार्बन के 1/12 पार्ट से जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उससे ये 24 टाइम्स हैवी है, इसलिए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है। कैल्शियम का एटॉमिक मास यानी रिलेटिव एटॉमिक मास 40 है कैल्शियम का,
रिलेटिव एटॉमिक मास 40 का मतलब कैल्शियम एलिमेंट का एक एटम का मास कार्बन के 1/12 पार्ट से 40 टाइम्स हैवी है। कार्बन के 1/12 पार्ट को हमने क्या माना, एक स्टैंडर्ड माना, उस स्टैंडर्ड का नाम क्या दे दिया, यूनिफाइड यूनिट नाम दे दिया। जैसे हम ग्राम, किलोग्राम ये सब नापते हैं, लंबाई नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो मीटर का हमने एक स्टैंडर्ड दिया था, मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, उतनी लंबाई होगी, ये मीटर होगा। वैसे ही हमने वजन के लिए एटॉमिक मास यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वजन को नापने के लिए हमने एक बहुत छोटी सी यूनिट निकाली। वो छोटी सी यूनिट क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन के एटम के अगर 12 टुकड़े किए जाएं, उन 12 टुकड़े में से एक टुकड़े का मास माना गया 1 यूनिफाइड यूनिट यानी 1 यू। और फिर सारे एटम, सारे एलिमेंट के एक एक एटम को उससे तौला गया कि कौन उससे कितने गुना भारी है, और वही संख्या यहाँ पे लिख दी गई कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ये है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ये है। ठीक है। अब ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 80 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोमीन का एटम है उसको अगर तौला जाए तराजू में, तो तराजू के एक पलड़े में ब्रोमीन का एक एटम रखा जाएगा और तराजू के दूसरे पलड़े में C12 मतलब कार्बन के 1/12 पार्ट के कितने टुकड़े रख जाएंगे, 80 टुकड़े रख जाएंगे, तब वो ब्रोमीन के एक एटम के बराबर होगा। इसलिए ब्रोमीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 80 है। ऐसे ही तो आप तोलते हो ना, घरों में कैसे तोलते हैं कोई चीज। सपोज आपने एक बोरी भर के आलू लिए, तो उसमें कैसे आप तोलते हैं, एक पलड़े में बोरी भर दी और दूसरी तरफ आप बांट यानी वजन रखते हो, वेट रखते हो, किलोग्राम, 1 किलोग्राम रखा, फिर और 1 किलोग्राम रखा, फिर और 1 किलोग्राम रखा। अगर आपने 15 किलोग्राम का वेट चढ़ा दिया और इधर बराबर हो गए दोनों पलड़े, तो आप क्या कहोगे कि बोरी का वजन 15 किलोग्राम है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं एटम के मास को, किस हर एलिमेंट के एक एटम के मास को किससे कंपेयर किया जा रहा है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन से। कार्बन के 1/12 पार्ट से कोई भी एटम कितने गुना भारी है, उसको हम कितने टाइम्स हैवी है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। सिल्वर का रिलेटिव एटॉमिक मास 108 है। इसका मतलब अगर हम तराजू में तोलें, इस तरह से एक तराजू बनाए, एक पलड़ा इधर है और एक पलड़ा इधर है, तो एक तरफ रखेंगे सिल्वर का एक एटम और दूसरी तरफ कार्बन के 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 पार्ट मतलब यूनिफाइड यूनिट, एक यूनिफाइड यूनिट होगा। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के हम कितने टुकड़े रखेंगे, 108 टुकड़े रखेंगे, तब वो एक एटम ऑफ सिल्वर के बराबर होगा। इसका मतलब सिल्वर का एटॉमिक मास कार्बन के 1/12 पार्ट से 108 टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए सिल्वर का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है। इसी तरह से हीलियम का 4 है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम तराजू में तोलेंगे, एक पलड़े में रखेंगे हीलियम का एक एटम और दूसरे पलड़े में रखेंगे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन उठा करके हम कितने रखेंगे, जब हम 4 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन रखेंगे, मतलब कार्बन का 12वां हिस्सा, 1 उठा के, 2 उठा के, 3 उठा के और 4 उठा के जब रख लेंगे, तो वो 4 हिस्से मिला करके हीलियम के एक एटम के बराबर होगा। इसलिए हमने कह दिया कि हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास इज 4। तो बच्चों ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहाँ से आया, ये आज आपको समझ में आया होगा। तो अब आपको पीरियोडिक टेबल में से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को थोड़ा सा ध्यान दे के समझना है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डिटेल में अलग से। आज एटॉमिक मास के लिए इतना ही।